धुतकार देती उसे। इस नागिन ने आस्तीन का सांप बन के डसा है मुझे। इसने मेरा घर ख़राब होने की भी परवाह नहीं की। इंतहाई जलील और गिरी हुई लड़की है। बहुत जल्द इसे निकाल बाहर करूँगी। ये मत सोचिएगा कि उम्र भर इसे अपने सीने से लगा कर रखूँगी। आप समझते होंगे हमेशा मेरी आंखों पे नादानी की पट्टी बंधी रही है, लेकिन अफसोस कि आपका राज नहीं रह सका। लाइबा ना जाने क्या क्या बोली जा रही थी और चशम शशदार सा बैठा इसकी सूरत देख रहा था। वो अपने मुंह से जहर गल रही थी, ऐसा जहर जो शायद अचानक समाया था इसके अंदर, और वही जहर चशम की रग उतर कर इसे नीला पीला कर रहा था। वो चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहा था। इसकी ज़बान तंग हो चुकी थी। वो लाइबा को बेयकीन नज़रों से देख रहा था। मैंने अम्मी को कह दिया है कि आपको जैसा भी रिश्ता मिलता है ठीक है, हमें मंजूर है। मैं जल्द अज जल्द इसे इस घर से निकाल देना चाहती हूँ। लाइबा ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन चशम लाइबा की बातों के प्रेशर में आकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। खान बाबा ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी इसे सौंपी थी और इसने ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी थी, चाहे कुछ भी हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। अच्छा, कहाँ चाहेंगे आप? लाइबा हद से बढ़ रही थी। उसने लाइबा को वार्न किया था, मुझे अपनी हद का अच्छी तरह पता है। क्या आप दोनों को भी अपनी हद का पता है? देखो लाइबा, ये बेबुनियादी इल्ज़ाम मत लगाओ। इस लड़की का दामन साफ़ है, पाकीज़ा है। इसे गलत मत करो, पछताओगी तुम। वो भी बेइंतहा गुस्से में था। मैं नहीं पछताऊंगी, आप पछताएंगे। आपने धोखा दिया है मुझे मजबूरी के नाम पे। इस लड़की को लाकर घर में रख लिया ताकि आसानी से वक्त रंगीन। उसी वक्त चशम खान का भारी हाथ उठा और इसके चेहरे पे निशान छोड़ गया। अपनी ज़ुबान को लगाम दो, वरना यही ज़बान तुम्हें निगल जाएगी। वो इसे 16 बार नज़रों से देखता हुआ उठकर कमरे से बाहर निकल गया और लाइबा जूं की तूं बेड पर बैठी रह गई थी। वो पिछले 1 घंटे से बेसिम गाड़ी दौड़ाता फिर रहा था, लेकिन जहन के किसी नहज पे नहीं पहुंच पा रहा था। उलझन ही उलझन दिखाई दे रही थी। गुस्सा, कशमकश, नासमझी और परेशानी ने दिमाग को एक साथ जकड़ रखा था। कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि जो फसाद लाइबा ने खड़ा किया है, इसका हल क्या होना चाहिए। अभी न जाने और कितनी देर यूं ही बेसमित भागता रहता कि अचानक इसके मोबाइल पे रिंग बजने लगी। इसने सेल निकाल कर देखा तो बख्तावर का नंबर नज़र आया। इसने बेसाख्ता ब्रेक पे पाँव रख दिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। चशम ने दूसरा हाथ बालों में फंसाए हुए सर सीट की बैग से निकाल दिया था। अंदाज बेहद थका सा था। कहाँ है? ज़मीन के ऊपर ही हूँ। इसका लहजा तल्ख था। क्या मतलब? मतलब कि ना ही ज़मीन फटी और ना ही मैं इसमें समाया हूँ। प्लीज़ भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बख्तावर के दिल पे हाथ पड़ा था। अपनी भाभी की बातें नहीं सुनी तुमने? चशम को यकीन था कि लाइबा ने बख्तावर को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया होगा। वो औरत बहुत जल्दबाज है, बेसब्री और जज्बाती किस्म की थी। किसी चीज़ पे सब्र नहीं करती थी। मैंने इसीलिए फ़ोन किया है आपको कि ये सब क्या है, वो क्या कह रही हैं। बख्तावर की आवाज़ और अंदाज़ उलझे हुए थे। बख्तावर, तुम मुझसे ना पूछो कि वो क्या कह रही हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो इसने कहा है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। चशम के लहजे में तलखी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती भाई कि जो वो कह रही हैं वो सच है। मुझे आपके किरदार पे यकीन है, मुझे गुलनैन की पाकीज़गी पे भी यकीन है, मुझे आप दोनों के कैरेक्टर और नियत पे कोई शक नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है इन्हें? वो पहले तो बिल्कुल ठीक थी, गुलनैन के साथ बहुत खुश भी थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? क्या वजह हो सकती है? बख्तावर खुद भी परेशान थी और उलझ रही थी। मैं भी यही सोच कर थक गया हूँ कि आखिर इसके दिमाग में ये खन्नास किसने भरा है। जहाँ तक मुमानी जान और बाकी घर वालों की बात है, तो वो भी सभी गुलनैन की आमद पे बहुत खुश थे। फिर ये सब अचानक क्या हुआ है? चशम की कैफियत भी कुछ कम नहीं थी। मैं कल आऊँगी, समझाऊँगी उन्हें। वो नहीं समझेगी। चशम को इसकी नेचर का पता था। वो किसी पे फ़िदा होती तो पल में फ़िदा हो जाती थी, और किसी के ख़िलाफ़ दिल में मैल रख लेती तो कभी दिल साफ़ करने की ज़हमत भी नहीं करती थी। देखें भाई, ये मामला वाकई बहुत हसास है। अगर इनके दिल में कोई शक बैठ गया है तो आपको चाहिए कि आप प्यार और नरमी से इस शक को इनके दिल से निकालने की कोशिश करें। आप अगर गुस्सा करेंगे तो इनका शक मज़ीद जड़ पकड़ेगा। बख्तावर ने चशम को समझाने की कोशिश की। बख्तावर, मुझे पता है, मैं कुछ भी करके देख लूँ वो बाज नहीं आएंगी। प्लीज़, आप पहले से मायूस क्यों हो रहे हैं? एक बार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है? आप इन्हें नरमी से समझाएं और कोशिश कीजिएगा कि ये बात आपके बेडरूम से बाहर ना निकले। गुलनैन सुनेगी तो इस पे क्या गुजरेगी? उसका हमारे सिवा और है ही कौन? बख्तावर इसे हर तरह से समझा रही थी। ओके, मैं कोशिश करूँगा। आप ठंडे दिमाग से काम लें, वरना घर ख़राब हो जाएगा। बख्तावर बोल रही थी और वो सुन रहा था। बख्तावर के समझाने से समझ गया था, लेकिन असल मसला तो ये था, क्या लाइबा समझ जाएगी? इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि चशम इसकी तरफ करवट लेकर सोने के बजाय दूसरी तरफ करवट लिए सोया था, और ये इसकी शदीद नाराज़गी और गुस्से का इजहार था।
वरना हज़ारों बार इनके दरमियान हल्की फुल्की नाराज़गी, लड़ाई, गुस्सा सब हुआ था, मगर सोने से पहले वो हमेशा उसे मना लेता था, जबकि आज वो खुद नाराज़ था। मनाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था और इसी बेचैनी ने लाइबा को रात भर सोने नहीं दिया था। सारी रात वो अफरा तफरी अंदाज में करवटें बदलती रही थी और सुबह बहुत जल्दी बिस्तर छोड़ दिया था। नीचे आई तो गुलनैन किचन में मसरूफ़ नज़र आई थी। सुबह बखैर लाइबा बीबी, गुलनैन ने नरमी से मुस्कुराकर इसे सुबह बखैर का सलाम पेश किया था। लाइबा जवाबन कुछ भी ना कह सकी। न जाने क्या बात थी कि इसकी जंग अभी चश्म तक ही छिड़ी हुई थी। इस जंग ने अभी गुलनैन को भी अपनी लपेट में नहीं लिया था। इसकी समाअतें अभी इसी अजाब से बची हुई थीं। इसीलिए गुलनैन पहले की तरह नॉर्मल और लापरवाही थी। लाइबा के जहन में क्या चल रहा था वो सिर्फ लाइबा ही जानती थी। गुलनैन कतई लाइल्म थी। क्या बात है लाइबा बीबी, आप चुप क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? गुलनैन दूध उबाल के ठंडा कर रही थी। बशर नींद से उठते ही दूध पीने का आदी था। लाइबा बीबी खैर है? खैर तो है ना? वो इसकी इतनी गहरी चुप पर परेशान हुई थी। हाँ खैरियत है, वो आहिस्तगी से बोली। क्या बात है, साहब से कोई झगड़ा हो गया है? गुलनैन ने सादगी से मुस्कुराकर पूछा। हाँ नहीं, लाइबा ने चौंक कर देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने बेडरूम में चली जाएं, मैं आपका नाश्ता वहीं पहुंचा दूंगी। वो लाइबा के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। नहीं बस ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। आप चंद दिन से पहले जैसी फ़्रेश नहीं लग रही हैं, कुछ अपसेट लग रही हैं। गुलनैन काम करने के साथ साथ इससे बात भी कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, लाइबा कहकर खड़ी हो गई। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर कमरे में। चश्म उठ गए होंगे, वो कह के ऊपर अपने कमरे में आ गई। चश्म उठ चुका था और शावर लेकर तैयार भी हो रहा था। वो बेड के किनारे पर बैठा शूज़ पहन रहा था कि लाइबा भी आकर बेड पर बैठ गई। नज़रें झुकी हुई थी। आप मुझसे नाराज़ हैं? आवाज़ धीमी और शर्मिंदगी लिए हुए थी। चश्म ने कोई जवाब नहीं दिया था। चश्म प्लीज़, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लाइबा ने बेसाख्ता चश्म का हाथ पकड़ लिया था। क्या तुम्हारे सॉरी कर लेने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। चश्म का लहजा अजीब सी तलखी लिए हुआ था। आई एम सॉरी चश्म, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस मैं डर गई थी। डर गई थी? किस चीज़ से? वो माथे पर बल डाले सख्त अंदाज से पूछ रहा था, लेकिन वो चुप थी। बोलो ना, किस चीज़ से डर गई? वो अपना रुख मुकम्मल इसकी तरफ फेर चुका था। गुलनैन से, इसका जवाब मुख्तसर था। गुलनैन से? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बहुत खूबसूरत है चश्म। लाइबा ने शायद इसकी खूबसूरती पे अब गौर किया था। पहले करती तो क्या हशर करती। वो खूबसूरत है और मैं बदनीयत, यही ख्याल है ना तुम्हारा? चश्म चबाकर बोला था। मैंने ये कब कहा? तुमने जो कहना था तुमने कह दिया लाइबा, और तुम्हारे कहे का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। तुमने इतने साल मेरे साथ एक घर में एक छत तले रहते हुए भी मुझे नहीं समझा। चश्म के लबो लहजे में दुख बोल रहा था। मैं आपको समझती हूँ, लेकिन इसका क्या करूँ जो घर में चलती फिरती क़यामत है। मर्द की ज़ुबान पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन मर्द की नीयत पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मर्द की नीयत बदलते देर कितनी लगती है? लाइबा उलझन का शिकार थी। गोया तुम्हारे ख्याल में मैं बदनीयत हूँ। चश्म अपनी जगह से खड़ा हो गया था। खूबसूरती किसी को भी बदनीयत कर सकती है। खूबसूरती माय फुट परी है या चलती फिरती क़यामत, मेरे लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खान बाबा की गुलनैन है और बस, उसने दांत पीसते हुए कहा और फिर कमरे में निकल गया। लाइबा उसे सॉरी करने आई थी, लेकिन उसे और गुस्सा दिला बैठी थी। बख्तावर ने आकर इन दोनों मियाँ बीवी में न जाने किस तरह सुलह करवाई थी कि अगले 3-4 रोज़ में वो कदरे नॉर्मल बल्कि पहले की तरह हो गए थे। चश्म अभी इस मसले को बढ़ाकर कोई बड़ा इशू खड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए दरगुजर ही कर देना बेहतर समझा और इसी दरगुजर के दरमियान तय पाया कि गुलनैन की शादी कर दी जाए। चश्म को कोई एतराज़ नहीं था, बस समझदार और कमाऊ लड़की की डिमांड थी। वो गुलनैन को जहेज़ देने को भी तैयार था और गुलनैन इसका अज़म और इरादा सुनकर मशकूर हो गई थी। वो फ़िलहाल शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इन लोगों पे बोझ बन के भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने इन लोगों को रोका भी नहीं था। लाइबा लड़का तलाश करना शुरू कर चुकी थी और गुलनैन इंतज़ार में थी कब इसे रुखसती के ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन रुखसती के ऑर्डर्स तो अभी ना मिले, अलबत्ता मुलाकात के मिल गए थे। लड़का गुलनैन का हम उम्र था, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। चश्म लड़के से मिला तो इसे लड़का अच्छा लगा था, पसंद आया था। लड़के को गुलनैन पसंद आई थी, लेकिन इसकी भी एक डिमांड थी, जिसे सुनकर गुलनैन मजबूरन चश्म खान के पास जा पहुंची। गुलनैन तुम आओ, अंदर आ जाओ। चश्म इसे देखकर सीधा हो बैठा था। आपसे एक बात करना थी। इसका लहजा और आवाज़ बेहद धीमे थे। माथे तक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो औरती भी कुछ ऐसे थी कि एक भी बाल नज़र नहीं आता था। हाँ हाँ कहो। उसने किताब बंद कर दी। दानिश मुझसे मिलना चाहता है।
वो हमेशा झिझक कर बात करती थी, लेकिन इस वक्त इसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी। तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? जवाब लाइबा की तरफ से आया था। जी है, बुरी बात। मैं शादी से पहले मिलना नहीं चाहती। उन्होंने मुझसे शादी करनी है तो मिले बगैर भी कर सकते हैं। गुलनैन को मिलने पर एतराज़ था। इसमें इतना इशू बनाने वाली तो कोई बात नहीं है। वो तुम्हें देख चुका है, हम उसे देख चुके हैं, तुम उसे देख चुकी हो। अब मिलने ना मिलने से क्या फ़र्क पड़ता है? लाइबा की कोशिश थी कि वो दानिश से मिले। फ़र्क पड़ता है बीबी जी। इसने मुझे देखा है तो आपकी मौजूदगी में देखा है, महफ़िल में देखा है, और जिसे महफ़िल में देख लिया है उसे तन्हाई में देखने की ख्वाहिश क्यों हो रही है? वो घर से बाहर तन्हाई में क्यों मिलना चाहता है? अगर मुझसे कोई बात ही करनी है तो यहाँ घर पे आके कर ले। गुलनैन की आवाज़ मजबूत थी, अल्फाज तीखे थे। चशम चौंक कर देख रहा था। वो गुलनैन की प्रॉब्लम समझ गया था। वो तन्हाई में नहीं मिलना चाहती थी। वो इज़्ज़त पे आँच आने से डरती थी, और चशम इसकी पसंद नापसंद के बगैर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तुम नहीं मिलना चाहती तो ना मिलो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसने गुलनैन को इख्तियार सौंप दिया। चशम, ये क्या कह रहे हैं आप? दानिश को बुरा लगेगा, गुलनैन को भी बुरा लग रहा है। चशम ने अपनी बात पे जोर दिया। वो इसका मंगेतर, इसका होने वाला शौहर है। जब होगा तब जहाँ जी चाहे ले जाए, लेकिन पहले नहीं। इसके अंदाज में सख्ती थी। जाओ, तुम बात की बाद में देखी जाएगी। चशम ने गुलनैन को जाने का इशारा किया था। शुक्रिया साहब, वो एहसानमंद लहजे में कहती हुई पलट गई थी। तुम खुद ही तो कहती हो कि मर्द की नीयत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नीयत बदलते देर ही कितनी लगती है? वो भी तो मर्द है, गुलनैन से तन्हाई में मिलना चाहता है, वो भी तो बदल सकता है। चशम की बात पे लाइबा कुछ ना कह सकी, लेकिन इसे दानिश को मना करना मुनासिब नहीं लग रहा था। और फिर ऐसा ही हुआ था जैसा लाइबा सोच रही थी। दानिश गुलनैन से मिलने की जिद लेकर अड़ गया था। वो इससे मिले बगैर मंगनी पे आमादा नहीं था, और गुलनैन मिलने पे आमादा नहीं थी। चशम, आप इसे समझाते क्यों नहीं? आखिर मिलने में क्या हर्ज है? लाइबा तिलमिलाती हुई चशम के पास पहुंच गई थी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद गुलनैन को जाकर कहूँ कि वो दानिश से जाकर मिल ले, उसके साथ चली जाए? चशम को गुस्सा आ गया था, और बशर को उठाकर उनकी तरफ आती गुलनैन के कदम सीढ़ियों पर ही थम गए थे। तो मैं कह देती हूँ इससे, वो दानिश से मिल ले, वरना ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। तो निकल जाए, अब मैं क्या कहूँ? वो लाइबा पर झुंझला रहा था। गुलनैन को इनकी परेशानी और झुंझलाहट देखकर नदामत हुई थी कि वो इसकी वजह से इतनी टेंशन ले रहे हैं। लाइबा बीबी, मैं दानिश से मिलने के लिए तैयार हूँ, गुलनैन करीब आकर धीमे से बोली थी। लेकिन गुलनैन, चशम चौंक गया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, सिर्फ मिलना ही तो है। इसने चशम को तसल्ली देने के लिए लापरवाही जाहिर की थी। मगर तुम तो मिलने के हक़ में नहीं थी। साहब, छोड़िए इस बात को, आप इनसे कह देना मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। वो बशर को लाइबा की गोद में बिठाकर वापस पलट गई थी, और लाइबा खुश हो गई थी, जबकि चशम खान खामोश बैठा था। उसे पता था गुलनैन ने इनकी वजह से मिलने के लिए हामी भरी है, वरना वो खुद इस चीज़ पर खुश नहीं है। मैं अभी दानिश को फ़ोन करती हूँ। लाइबा बशर को उठाकर अंदर चली गई, और चशम खुफगी से गाड़ी लेकर घर से निकल गया था। थोड़ी लिपस्टिक भी लगा लो, अच्छी लगेगी। दानिश उसे कहने के लिए आ रहा था, और लाइबा ने गुलनैन को तैयार होने का कहा था। मुंह हाथ धोकर दूसरे कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। अपने लंबे बालों को चोटी बनाकर साइडों में हेयरपिन लगा रही थी। जब लाइबा इसके कमरे में दाखिल हुई और इसकी तैयारी पर एक तनकीदी निगाह डाली थी, बाकी तैयारी तकरीबन मुनासिब ही थी, बस लिपस्टिक और काजल वगैरह की कमी थी। इसीलिए उसने लिपस्टिक का मशवरा दिया था। मैंने कभी लिपस्टिक लगाई ही नहीं, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसने कुर्सी पर रखा अपना बड़ा सा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया था। इतने में बाहर गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। दानिश आ गया है, जल्दी से आ जाओ, लाइबा कहकर बाहर निकल गई, और गुलनैन भी इसके पीछे ही बाहर आ गई थी। दानिश गेट पे इंतज़ार कर रहा था। वो धीमे कदमों से मुतवाज़न चाल चलती गेट खोलकर बाहर निकल आई थी। लाइबा इनकी सीढ़ियों पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। जैसे ही वो गेट से बाहर निकली, हमीदा अंदर दाखिल हुई थी। उसने गुलनैन को सरता पैर तकती नज़रों से देखा था, और कोई नई आग लगाने के लिए अंदर आ गई थी। कैसी हैं बेगम साहिबा? वो लाइबा के पास आ गई। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारी बेटी कैसी है? कब कर रही हो शादी? लाइबा लॉन चेयर्स पर आकर बैठ गई। आप जैसे नेक दिल बंदे साथ दें तो बड़ी जल्दी शादी कर दूंगी इसकी। अरे हाँ, क्यों नहीं, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। मैंने चशम से भी कहा था कि हमीदा की बेटी की शादी है तो वो कुछ ख्याल रखें। अच्छा, फिर क्या कहा साहब ने? कहना क्या है, करेंगे मदद। लाइबा का अंदाज लापरवाह था। बड़ी मेहरबानी बेगम साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे और ऐसी नागानियों से बचाए। इसने गेट की तरफ देखकर कहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो, लाइबा ने बात टाल दी। अरे बेगम साहिबा, क्यों परेशानी वाली बात नहीं है? आपने इतनी बड़ी जीती जागती परेशानी घर में पाल रखी है, और आप कहती हैं कि परेशानी वाली बात नहीं है। अजीब बात है। मैं इस परेशानी को फारिग करने वाली हूँ। लाइबा का लहजा गहरा था। कैसे? इसकी शादी करके। हैं शादी? साहब मान गए? उसने आंखें फैलाई। इसमें साहब के मानने का सवाल कहाँ से आ गया? ले दस बेगम साहिबा, कैसी बच्चों की सी बातें करती हैं। हमीदा तंजिया हंसी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आशिक भी कभी माना है कि इसकी माशूक की शादी किसी और से कर दी जाए।